द रैट ट्रैप सेल्मा लैगरलॉफ के द्वारा लिखी गई एक फिलॉसफिकल और मॉरल स्टोरी है। ये कहानी हमें बताती है कि लालच इंसान को कैसे फंसा लेता है और कैसे प्यार, रिस्पेक्ट और काइंडनेस से एक इंसान पूरी तरह बदल सकता है। इस कहानी का मेन कैरेक्टर एक गरीब पेडलर है जो रैट ट्रैप्स यानी चूहे पकड़ने के जाल बनाकर बेचता है। उसकी जिंदगी बहुत कठिन होती है। उसके पास ना कोई घर होता है, ना फैमिली और ना ही कोई स्टेबल इनकम। वो जंगल, सड़कों और गांव-गांव घूमता रहता है और लोगों से भीख या मदद मांगकर अपनी जिंदगी चलाता है। चलते चलते एक दिन पेडलर एक गहरी और अजीब बात सोचता है। वो कहता है कि पूरी दुनिया एक रैट ट्रैप की तरह है। जैसे रैट ट्रैप में चीज लालच होती है और जैसे ही चूहा उस लालच के पीछे जाता है वो जाल में फंस जाता है, वैसे ही दुनिया में पैसा, पावर, कंफर्ट और ग्रीड इंसान को फंसा लेते हैं। इंसान जब इन चीजों के पीछे भागता है तो वो दुनिया के इस जाल में फंस जाता है और फिर बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। एक ठंडी शाम को पेडलर एक बूढ़े आदमी के घर पहुंचता है जिसे क्रॉफ्टर कहा गया है। क्रॉफ्टर अकेला रहता है और अपनी गाय का दूध बेचकर अपना गुजारा करता है। वो पेडलर पर दया दिखाता है, उसे अपने घर के अंदर बुलाता है, खाना देता है और आग के पास बैठने देता है। क्रॉफ्टर अपनी तन्हाई दूर करने के लिए पेडलर से अपनी जिंदगी की बातें शेयर करता है और उसे बताता है कि उसकी गाय का दूध बेचकर उसे 30 क्रोनर्स मिले हैं जो उसने एक लेदर पाउच में रखकर संभाल के रखे हैं। रात में जब क्रॉफ्टर सो जाता है, पेडलर लालच में आ जाता है। वो क्रॉफ्टर के 30 क्रोनर्स चुरा लेता है और पकड़े जाने के डर से मेन रोड छोड़कर जंगल के रास्ते से भाग जाता है। जंगल के अंदर जाते ही वो भटक जाता है, अंधेरा हो जाता है, रास्ता खत्म हो जाता है और वो बहुत थक जाता है। तब उसे अपनी ही कही हुई बात याद आती है कि दुनिया एक रैट ट्रैप है। अब उसे लगता है कि जैसे उसने ही लालच का चीज उठाया हो और अब वो खुद ही इस रैट ट्रैप में फंस चुका हो। इसी जंगल में उसे एक आयरन फाउंड्री मिलती है जो आयरन मास्टर की होती है। आयरन मास्टर एक अमीर और पावरफुल आदमी होता है। अंधेरे में आयरन मास्टर को गलती से लगता है कि पेडलर उसका पुराना दोस्त कैप्टन वॉन स्टाले है। पेडलर सच बताना चाहता है लेकिन उसे डर होता है कि अगर उसकी असली पहचान पता चल गई तो उसे चोरी के जुर्म में पकड़ लिया जाएगा, इसलिए वो चुप रहता है। आयरन मास्टर उसे अपने घर चलने के लिए कहता है लेकिन पेडलर पहले मना कर देता है क्योंकि वो पुलिस के हवाले होने से डर रहा होता है। आयरन मास्टर की बेटी एडला विल्मनसन बीच में आती है। एडला बहुत ही काइंड, सॉफ्ट और अंडरस्टैंडिंग होती है। वो पेडलर से प्यार और रिस्पेक्ट के साथ बात करती है और उसे क्रिसमस के मौके पर उनके घर आने का इनविटेशन देती है। एडला के व्यवहार और प्यार भरी बातों से पेडलर का दिल पिघल जाता है और वो उनके साथ जाने के लिए मान जाता है। घर पहुंचकर पेडलर नहाता है, साफ कपड़े पहनता है और आराम करता है। अब वो बिल्कुल अलग इंसान लगने लगता है। अगले दिन जब आयरन मास्टर उसे ध्यान से देखता है तो उसे पता चल जाता है कि ये आदमी कैप्टन वॉन स्टाले नहीं है बल्कि एक गरीब पेडलर है। आयरन मास्टर गुस्सा हो जाता है और उसे पुलिस के हवाले करने का फैसला करता है, लेकिन एडला बीच में बोलती है और कहती है कि चाहे ये आदमी जैसा भी हो, उन्होंने उसे क्रिसमस के लिए बुलाया है और उसे शांति से क्रिसमस मनाने दिया जाना चाहिए। एडला की बात मान ली जाती है और पेडलर उस रात वहीं रुकता है। अगली सुबह पेडलर बिना किसी को बताए चला जाता है। जब वो दोनों घर से बाहर गए तो उनको क्रॉफ्टर के घर पे एक रैट ट्रैप सेलर द्वारा चोरी की बात पता चलती है। ये बात जानकर आयरन मास्टर को ये चिंता थी कि अब तक तो उस पेडलर ने जरूर उसके घर के सारे सिल्वर स्पून्स चुरा लिए होंगे, लेकिन एडला को इस बात की चिंता थी कि उसके इतने अच्छे व्यवहार के बावजूद भी उसने ऐसा काम किया। कुछ देर बाद जब एडला घर पे पहुंची तो उसको एक लेटर मिलता है। उस लेटर में पेडलर लिखता है कि उसने क्रॉफ्टर के 30 क्रोनर्स चुरा लिए थे, लेकिन एडला के अच्छे व्यवहार और रिस्पेक्ट ने उसे बदल दिया। लेटर के साथ वो चुराए हुए पैसे वापस भेज देता है और एक छोटा सा रैट ट्रैप भी भेजता है। पेडलर लेटर में लिखता है कि एडला ने उसे चोर की जगह एक इंसान की तरह ट्रीट किया, इसलिए वो भी अपनी जिंदगी सुधारना चाहता है। इस तरह पेडलर लालच के जाल से बाहर निकल आता है और एक नया इंसान बन जाता है। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि लालच इंसान को बर्बाद कर सकता है, लेकिन प्यार, दया और रिस्पेक्ट किसी भी इंसान को सुधारने का मौका दे सकते हैं। इंडिगो लुइस फिशर के द्वारा लिखा गया एक हिस्टोरिकल और पॉलिटिकल चैप्टर है। ये कहानी महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह पर बेस्ड है, जो उनके फ्रीडम स्ट्रगल का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फेज माना जाता है। इस कहानी का बैकग्राउंड ब्रिटिश रूल के दौरान बिहार के चंपारण डिस्ट्रिक्ट से जुड़ा हुआ है। चंपारण एक ऐसा एरिया था जहां ज्यादातर फार्मर्स इंडिगो यानी नील की खेती करते थे।
ब्रिटिश प्लांटर्स ने चंपारण के इंडियन फार्मर्स पर एक अनफेयर सिस्टम थोप रखा था जिसे तिनकठिया सिस्टम कहा जाता था। इस सिस्टम के मुताबिक हर किसान को अपनी जमीन के 3 कठिया यानी 20% हिस्सा पर इंडिगो उगाना जरूरी होता था। इंडिगो एक कमर्शियल क्रॉप थी जो ब्रिटिश प्लांटर्स को फायदा पहुंचाती थी, लेकिन फार्मर्स के लिए यह बहुत बड़ा नुकसान था। इस खेती से जमीन की फर्टिलिटी कम हो जाती थी और किसानों को खुद के लिए फूड क्रॉप्स उगाने का मौका नहीं मिलता था। इस तरह चंपारण के फार्मर्स एक्सप्लॉयटेशन, इनजस्टिस और पॉवर्टी के शिकार हो गए। इसी बैकग्राउंड में राजकुमार शुक्ला का एंट्री होता है। राजकुमार शुक्ला चंपारण का एक गरीब किसान था, लेकिन उसके अंदर सच के लिए लड़ने का जज्बा बहुत स्ट्रांग था। वो गांधी जी के बारे में सुन चुका था और मानता था कि सिर्फ वही उनकी मदद कर सकते हैं। इसलिए वो गांधी जी के पास जाता है और उनसे रिक्वेस्ट करता है कि वो चंपारण आकर फार्मर्स की कंडीशन देखें। गांधी जी उस वक्त बहुत बिजी होते हैं, फिर भी राजकुमार शुक्ला उनका पीछा नहीं छोड़ता। वो गांधी जी के साथ हर जगह जाता है, मीटिंग्स, कॉन्फ्रेंसेस और दूसरे शहरों तक। उसकी सिंप्लिसिटी और डिटर्मिनेशन गांधी जी को इंप्रेस कर देती है। आखिरकार गांधी जी राजकुमार शुक्ला से प्रॉमिस करते हैं कि वो चंपारण जरूर जाएंगे। 1917 में गांधी जी चंपारण पहुंचते हैं। उनका पहला स्टॉप होता है मुजफ्फरपुर, जहां वो लोकल लॉयर्स से मिलते हैं। यहां गांधी जी को पता चलता है कि लॉयर्स फार्मर्स से ज्यादा फीस लेते थे, लेकिन उनकी प्रॉब्लम्स का परमानेंट सोल्यूशन नहीं देते थे। गांधी जी उन्हें समझाते हैं कि असली जरूरत कोर्ट केसेस नहीं, बल्कि सोशल रिफॉर्म और यूनिटी की है। इसके बाद गांधी जी चंपारण के एक गांव जाने का फैसला करते हैं, जहां एक फार्मर के साथ इनजस्टिस हुआ होता है। लेकिन जैसे ही गांधी जी गांव की तरफ बढ़ते हैं, ब्रिटिश अथॉरिटीज उन्हें नोटिस भेजते हैं। उन्हें ऑर्डर दिया जाता है कि वो एरिया छोड़कर चले जाएं। गांधी जी इस ऑर्डर को मानने से इनकार कर देते हैं। वो शांत लेकिन फर्म तरीके से कहते हैं कि वो फार्मर्स की मदद के बिना नहीं जाएंगे। इस बात पर उनके खिलाफ कोर्ट केस फाइल कर दिया जाता है। गांधी जी कोर्ट में अपीयर होते हैं। कोर्ट में गांधी जी क्लियरली कहते हैं कि वो ऑर्डर का वायलेशन कर रहे हैं, लेकिन ये वायलेशन उनके कॉन्शियंस के अगेंस्ट नहीं है। वो कहते हैं कि इंसाफ के लिए कानून तोड़ना जरूरी हो सकता है। गांधी जी का यह स्टैंड पूरे इंडिया में अटेंशन खींच लेता है। हजारों फार्मर्स उनके सपोर्ट में इकट्ठा हो जाते हैं। ब्रिटिश गवर्नमेंट पर प्रेशर बढ़ने लगता है। आखिरकार गवर्नमेंट गांधी जी को फ्री कर देती है और केस विड्रॉ कर लिया जाता है। इसके बाद एक ऑफिशियल इंक्वायरी कमीशन बनाई जाती है, जिसमें गांधी जी को भी मेंबर बनाया जाता है। गांधी जी फार्मर्स के स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड करते हैं और उनकी प्रॉब्लम्स डिटेल में समझते हैं। रिजल्ट ये होता है कि तिनकठिया सिस्टम को ऑफिशियली अबॉलिश कर दिया जाता है। प्लांटर्स को फार्मर्स को 25% कॉम्पेंसेशन देना पड़ता है। हालांकि अमाउंट कम होता है, लेकिन गांधी जी के लिए पैसा इंपॉर्टेंट नहीं होता। उनके लिए सबसे बड़ी जीत ये होती है कि फार्मर्स का डर खत्म हो जाता है। उन्हें अपनी ताकत का एहसास हो जाता है। गांधी जी यहीं नहीं रुकते, वो चंपारण में सोशल रिफॉर्म भी शुरू करते हैं। उन्होंने स्कूल खुलवाए, हाइजीन और सैनिटेशन पर फोकस किया और लोकल एम्पावरमेंट को प्रमोट किया। चंपारण सत्याग्रह गांधी जी के लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट बन जाता है। यहीं से उनकी मास लीडरशिप की जर्नी शुरू होती है। इस तरह इंडिगो हमें सिखाता है कि जब आम लोग एकजुट हो जाते हैं और सच के साथ खड़े होते हैं, तो सबसे पावरफुल सिस्टम भी झुक सकता है। ये चैप्टर सिर्फ हिस्ट्री नहीं, बल्कि करेज, कंपैशन और लीडरशिप का एक लिविंग एग्जाम्पल है। इस कहानी का नरेटर एक छोटा लड़का है जिसका नाम फ्रांस है। एक सुबह फ्रांस स्कूल जा रहा होता है। फ्रांस का मन बहुत घबराया हुआ होता है। उसने फ्रेंच ग्रामर का पार्टिसिपल्स वाला लेसन प्रिपेयर नहीं किया होता। वो ऑलरेडी लेट भी हो रहा होता है। रास्ते में फ्रांस सोचता है कि आज स्कूल ना जाए। मौसम बहुत अच्छा होता है। बर्ड्स चर्प कर रहे होते हैं। बाहर प्रशियन सोल्जर्स ड्रिल कर रहे होते हैं। फ्रांस थोड़ी देर के लिए स्कूल की जगह बाहर घूमने का सोचता है। टीचर की पनिशमेंट का डर उसे स्कूल जाने पर मजबूर कर देता है। स्कूल के पास पहुंचकर फ्रांस टाउन हॉल के नोटिस बोर्ड पर भीड़ देखता है। पिछले कुछ सालों से इसी नोटिस बोर्ड से बैड न्यूज आती रही थी। वॉर्स में हार और नए ऑर्डर्स यहीं से आए थे। फ्रांस को लगता है कि आज भी कुछ सीरियस हुआ है। वो बिना नोटिस पढ़े स्कूल की तरफ बढ़ जाता है। फ्रांस को अंदाजा नहीं होता कि ये नोटिस उसकी जिंदगी बदलने वाला है। जब फ्रांस क्लासरूम में एंटर करता है तो उसे एटमॉस्फेयर बिल्कुल अलग लगता है। नॉर्मली क्लास में शोर होता है। आज पूरी क्लास में कंप्लीट साइलेंस होती है। गांव के कुछ बुढ़े लोग लास्ट बेंचेस पर बैठे होते हैं। उनके हाथ में ओल्ड फ्रेंच प्राइमर्स होते हैं। उनके चेहरों पर रिग्रेट और सैडनेस होती है। फ्रांस अपनी टीचर एम हैमिल को नोटिस करता है। एम हैमिल ने ग्रीन कोट पहनी होती है। उन्होंने फ्रिल्ड शर्ट और ब्लैक सिल्क कैप भी पहनी होती है। ये कपड़े एम हैमिल सिर्फ स्पेशल डेज पर पहनते थे। इस सब से फ्रांस और ज्यादा नर्वस फील करता है। क्लास स्टार्ट होते ही एम
हैमिल शांत और इमोशनल आवाज में बोलते हैं। एम हैमिल अनाउंस करते हैं कि आज फ्रेंच का लास्ट लेसन है। बर्लिन से ऑर्डर आ चुका होता है। अब एल्सेस और लोरेन के स्कूल्स में सिर्फ जर्मन पढ़ाई जाएगी। ये सुनते ही फ्रांस को बड़ा शॉक लगता है। अब उसे नोटिस का मतलब समझ आ जाता है। फ्रांस को अपनी गलतियों का एहसास होता है। उसने कभी फ्रेंच लैंग्वेज को सीरियसली नहीं लिया था। वो अक्सर होमवर्क स्किप करता था, कभी स्कूल मिस करता था। ग्रामर उसे बोरिंग लगती थी। अब जब फ्रेंच लैंग्वेज उससे हमेशा के लिए छीनी जा रही है, तब उसे फ्रेंच की रियल वैल्यू समझ आती है। पार्टिसिपल्स जो मुश्किल लगते थे अब इजी लगने लगते हैं। एम हैमिल सिर्फ बच्चों को जिम्मेदार नहीं बताते, वो पेरेंट्स को भी जिम्मेदार बताते हैं। पेरेंट्स बच्चों को स्कूल की जगह काम पर भेज देते थे। उन्हें लगता पढ़ाई बाद में हो जाएगी। एम हैमिल खुद को भी ब्लेम करते हैं। कभी उन्होंने स्टूडेंट्स को काम पर भेज दिया था। ये उनकी ऑनेस्टी और सेल्फ रियलाइजेशन दिखाता है। विलेज एल्डर्स का क्लास में होना एक स्ट्रॉन्ग सिंबल है। वो फ्रेंच लैंग्वेज के लास्ट दिन के लिए आए होते हैं। ये उनका रिस्पेक्ट भी दिखाता है, ये उनका रिग्रेट भी दिखाता है। एम हैमिल फ्रेंच लैंग्वेज की इंपॉर्टेंस बताते हैं। वो कहते हैं फ्रेंच दुनिया की सबसे ब्यूटीफुल लैंग्वेजेस में से एक है। फ्रेंच एक लॉजिकल और क्लियर लैंग्वेज है। जब तक लोग अपनी लैंग्वेज को जिंदा रखते हैं, तब तक कोई नेशन पूरी तरह एनस्लेव नहीं हो सकता। लैंग्वेज एक नेशन की सोल होती है। उस दिन एम हैमिल पूरे डेडिकेशन के साथ पढ़ाते हैं। वो ग्रामर पढ़ाते हैं, वो रीडिंग और राइटिंग भी पढ़ाते हैं, जैसे वो 40 साल की टीचिंग एक दिन में दे देना चाहते हो। फ्रांस पहली बार पूरे फोकस के साथ सुनता है। उसे सब कुछ क्लियरली समझ आता है। क्लासरूम का एटमॉस्फेयर बहुत इमोशनल हो जाता है। क्लॉक जैसे ही 12 बजाता है, चर्च बेल की आवाज आती है। प्रशन सूर्जर्स का ट्रम्पेट भी सुनाई देता है। ये आवाज फ्रेंच टीचिंग के एंड का सिग्नल होती है। एम हैमिल बोलना चाहते हैं, लेकिन उनकी आवाज नहीं निकलती। आखिर में वो ब्लैकबोर्ड पर लिखते हैं वीव ला फ्रांस। इसका मतलब होता है फ्रांस जिंदाबाद। एम हैमिल क्लास डिसमिस कर देते हैं। ये स्टोरी हमें एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देती है। हम चीजों की वैल्यू तब समझते हैं जब वो छिन जाती है। ये स्टोरी एजुकेशन की इंपॉर्टेंस बताती है। ये टीचर्स के रोल को हाईलाइट करती है। लैंग्वेज सिर्फ बोलने का जरिया नहीं होती, लैंग्वेज एक नेशन की आइडेंटिटी होती है। जब तक लैंग्वेज जिंदा है, तब तक नेशन की स्पिरिट जिंदा रहती है। ये था हमारा पहला वीडियो द लास्ट लेसन पर बेस्ड, जो हमने स्पेशली आपके लिए बनाया है। इस वीडियो में हमने स्टोरी के हर सीन को समझाने की पूरी कोशिश की और इसमें बहुत मेहनत लगी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करें और हमारे चैनल स्टोरी सिलेबस को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आप हमारी हर नई एजुकेशनल और स्टोरी बेस्ड वीडियो सबसे पहले देख सकें। आपके सपोर्ट से ही हम ऐसे और क्वालिटी वीडियोस लाते रहेंगे। धन्यवाद और मिलते हैं अगली कहानी में।